प्रिय दोस्तों, पहले तो आप सबको मेरा आदाब, नमस्ते। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया। आज जो माहौल पूरे देश में और दुनिया में, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारा देश दुनिया की समस्याओं से अलग नहीं है। कुछ जो दुनिया में हो रहा है उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन यहाँ होता है, और यहाँ भी जो मुस्लिम कौम के सवाल हैं वो आप सदियों से जानते हैं। तो मैं आज जो मुख्य मुद्दा है कि हमारे जो नौजवान मुस्लिम कम्युनिटी से, जिसको कहा जा रहा है वर्ड रेडिकलाइज, पता नहीं वो वर्ड कितना सही है कि नहीं, क्योंकि रेडिकल का मतलब मैं कुछ और जानता हूँ। रेडिकल का मतलब मैं जानता हूँ कि वो व्यक्ति जो समाज को महत्वपूर्ण तरीके से बदलना चाहते हैं बेहतर बनाने के लिए, वो मेरी समझ है रेडिकल की। पर ये आज जो माहौल में जिस प्रकार का रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ किया जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस्लाम जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार हैं, या कोई और ताकतें हैं जिसके कारण ये आज का कैंसर हमारे समाज में बढ़ रहा है? ये हमको सोचने की जरूरत है। तो खैर, मेरे पास थोड़ा वक्त है तो मैं इसको दो मुद्दों में देखना चाहूंगा। एक तो ये जो पूरी प्रोसेस चालू हुई है वो 9/11 के बाद से चालू हुई है। 9/11/2001 आपको याद होगा, 2 एरोप्लेन। खैर, मैं कुछ चीजें दोहरा रहा हूं ताकि हम समझ सके आईएस आया कहां से। ये ऊपर से टपका कि अंदर से कोई ऐसी चीज है जो इस कैंसर को बढ़ावा दे रही है। वो कैंसर को जो बढ़ावा देने वाली चीज है वो थोड़ा समझने की कोशिश हम करते हैं। खैर, 2 एरोप्लेन आए, 2 एरोप्लेन हाईजैक किए गए, ऐसा बोलते हैं। ये सब बोलते हैं वाली बात मैं कह रहा हूं, मीडिया का मामला है। सच क्या है, झूठ क्या है, सच दिखेगा, आसानी से हम उसको पहचान सकेंगे कि नहीं, वो एक अलग बात है। खैर, ऐसा कहा गया कि 2 एरोप्लेन आए, हाईजैक करके लाए गए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकराए। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, वो एरोप्लेन से गिर सकती कि नहीं, वो दूसरा सवाल। वो सवाल मैं सब अंदर छोड़ देता हूं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बिल्डिंग नीचे बैठ गई और उसी के साथ करीब 3000 लोग मारे गए। कुछ मैं सवाल पूछता हूं अपने दोस्तों से ताकि मेरी समझ भी बढ़े, आपकी समझ भी बढ़े। एक सवाल का जवाब दीजिए, ये 3000 लोग जो मारे गए, ये लोग गुनाहगार थे या बेगुनाह थे? बेगुनाह थे। और इसके बाद वो ओसामा बिन लादेन, बुरा मत मानिएगा, मैं उसकी बहुत आलोचना करता हूं, वो कहता है ये अच्छा हुआ, ये जिहाद है, ऐसा और होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है। अब ये इस्लाम के नाम से उसने जो कह दिया, मेरे ख्याल से इस्लाम पे ये सबसे बड़ा अटैक था। और ये अटैक करने वाले के पीछे कौन था? क्या ओसामा बिन लादेन ऑटोमेटिक आ गया? ये अलकायदा कहां से बना? तो इसके बारे में भी बहुत गहरी सारी चीजें हैं जिसका मैंने स्टडी किया है, कुछ उस पर लिखा भी है। मैं बताता हूं, ये अलकायदा बनने की प्रोसेस की शुरुआत ही बाद में जाकर आईएसआईएस में तब्दील होती है। मैं इसको सवाल के रूप में पूछता हूं, देखिए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता, मेरा सवाल जरा समझ लीजिए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो दुनिया के कौन से देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी होना चाहिए? इंडोनेशिया में। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, पता नहीं हमारे बंबई के बराबर भी है कि नहीं। सऊदी अरेबिया बहुत छोटा है, सबसे ज्यादा आतंकवाद होना चाहिए इंडोनेशिया में, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। वहां इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। नंबर 2, वो एरिया देखिए, अभी सवाल आपको बताया गया, उसको याद रखिएगा। इस दुनिया के आतंकवाद से, जिसको इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है गलती से, कैसा कहा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। इस आतंकवाद से मारे जाने वाले ज्यादा लोग, इससे मारे जाने वाले ज्यादा लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं? मुस्लिम हैं। इस्लाम के नाम पे आतंकवाद है, सबसे ज्यादा कौन मारा जाता है? मुस्लिम। अब तीसरी बात का ख्याल कीजिए, किस एरिया में इसका लोकेशन है? दिस टेररिज्म इज लोकेटेड इन विच एरिया? तो उस एरिया की मैं 3 आपको बातें बताता हूं। उस एरिया में, जिसको मैं वेस्ट एशिया कहता हूं, पश्चिम एशिया में 3 चीजें हैं। नंबर 1, वहां रहने वालों में मुसलमान ज्यादा है, यस नो? उसी एरिया में आतंकवाद ज्यादा है, उसी एरिया में तेल का खजाना है। तो आतंकवाद तेल के कारण है कि इस्लाम के कारण है? तेल के कारण है। और तेल का कब्जा कौन करना चाहता है? तेल का कब्जा वो ताकत करना चाहती है जो वॉशिंगटन में बैठे हुई पूरी दुनिया को नचाते रहती है। काम करने वाला कोई और गुनाहगार कोई और बनाया गया। अब ये आया कैसे? तो
तो आपको बता दूं कि ये अल कायदा के जो मदरसे, अब मदरसा अपने आप में खतरनाक शब्द उसमें कर देते हैं, कुछ मदरसों में इस आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई इस्लाम के कारण, गलत। ये जो मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई, उसके पीछे भी जो हाथ था, दो चीजों का था। सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का। अमेरिका ने $8,000 मिलियन, 7,000 टन हथियार दिए अल कायदा को। उनका ब्रेन वॉश किया गया। इस्लाम के जो दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कहूं, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, समझने की कोशिश करता हूं, कुछ मैंने गलत कहा तो उसको मैं माफ कर दीजिएगा। तो दो शब्दों को उन्होंने बदल दिया। एक शब्द था जिहाद। जिहाद तो जो है जिहाद अकबर, जिहाद असगर। जहां तक मेरी समझ है, जिहाद अकबर का मतलब होता है अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना। जिहाद असगर का मतलब होता है समाज की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना। तो इस जिहाद शब्द का मतलब बदल कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति आपसे असहमत है, जो भी व्यक्ति को, किसी को पहले काफिर लेबल करो। अब काफिर का भी एक बहुत अलग मतलब है, आई वोंट गो टू द डिटेल्स ऑफ दैट। तो काफिर किसी को बोलो, उसको मारो, तो उसको जिहाद के नाम दिया गया। और ये ट्रेनिंग उन मदरसाओं में हुई जिसको अमेरिका ने पैसा दिया, अमेरिका ने सिलेबस भी दिया। और तो और मेरी समझ है, मदरसों में कुरान की ट्रेनिंग देते हैं, वो कैसे होना चाहिए वो आपके बीच में चर्चा का मुद्दा है। पर यहां जो ट्रेनिंग दी गई उसका सिलेबस वॉशिंगटन में बनाया गया। और खैर ये क्यों बनाया गया, उसके पीछे मैं पहले बहुत कोशिश करके, मेहनत करके लोगों को बोलता था ये अल कायदा इसके लिए बनाया गया। बाद में मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी चीज आई। अब यूट्यूब में कई चीजें बहुत अच्छी है, कई चीजें खराब हैं। यूट्यूब के कारण हमारे कई नौजवान भटक भी रहे हैं, पर यूट्यूब की कुछ अच्छी चीजें आपको बताता हूं। यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा 3 शब्दों को, हिलरी क्लिंटन अल कायदा अमेरिका, उसमें आपको 4.5 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जिसमें हिलरी क्लिंटन बताती है, मैं नहीं कह रहा, हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमको रशियंस के खिलाफ लड़ना था। हमारी फौजें जो वियतनाम से एकदम डिमोरलाइज होकर आई थी वो तैयार नहीं थी, तो इन एशिया के मुसलमानों के नौजवानों के कंधे पर रखकर हमने अपनी बंदूक चलाई। हमने अलकायदा खड़ा किया, हमारा काम हो गया, हम अपने हाथ धो लिए और हम अपने वापस आ गए। तो यानी हमने कैंसर के बीज डाल दिए, हम तो अपने देश में सुरक्षित हैं। उसका जो नतीजा भुगतना हो वो एशिया के लोग भुगते, वेस्ट एशिया के लोग भुगते। और उसी के साथ 9/11 के बाद उसी के साथ अमेरिकन मीडिया ने एक सबसे खराब काम किया, द मोस्ट एंटी ह्यूमन एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द कह रहा हूं। क्या किया था अमेरिकन मीडिया ने? अमेरिकन मीडिया ने धर्म को आतंकवाद से जोड़ दिया। मजहब जो मोहब्बत सिखाता है, मजहब जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है, उस मजहब के साथ इन्होंने आतंकवाद को जोड़ दिया और एक शब्द बनाया पहली बार, इस्लामिक टेररिज्म। याद रखिए, दुनिया में आतंकवाद पहले भी हुआ है। याद रखिए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, याद रखिए खालिस्तान, याद रखिए नाथुराम गोडसे, याद रखिए इंदिरा गांधी का हत्यारा, याद रखिए राजीव गांधी का हत्यारा। आतंकवाद पहले भी हुए हैं, पर कभी भी मजहब को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा गया। तो मैं मानता हूं अमेरिकन मीडिया ने अगर सबसे गंदा, सबसे एंटी ह्यूमन काम किया है तो इस जुमले का बनाना जिसको कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म। अब इसके पीछे इस्लाम का कोई हाथ नहीं। जिहाद शब्द का मतलब बदल दिया गया और काफिर शब्द का मतलब बदल दिया गया। यहां से ब्रेन वॉश की एक प्रोसेस चालू हुई और इसी को मैं कहता हूं, ये प्रोसेस जो चालू की, ये प्रक्रिया एक कैंसर होती है। मेरा थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड है, मैं जानता हूं कैंसर शुरुआत में होता है, आपने ट्रीट कर लिया तो ठीक है, जब वो फाइनल स्टेज में जाता है तो पूरी दुनिया की बर्बादी करने पे तुल जाता है। और वही बात अलकायदा के साथ हुई। अलकायदा के बाद मामला वहीं खत्म नहीं होता। तेल की प्यास, तेल की भूख बहुत बड़ी है। आप जानते हैं भारत 200 साल तक गुलाम रहा इंग्लैंड का। काय के लिए गुलाम था? क्योंकि उनको यहां का कच्चा माल लूट कर ले जाना था। आफ्टर कॉलोनियलिज्म देयर इज इंपीरियलिज्म,
और ये इंपीरियलिज्म चाहता है दुनिया के रॉ मटेरियल्स, दुनिया के रिसोर्सेस को लूटकर अपनी समृद्धि को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए। और उसी के चलते उन्होंने एक और काम किया, और वो काम था इराक पे हमला। अभी ब्रेक्सिट, अभी वो कौन सी रिपोर्ट आई है, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उनको एक गिल्टी करार हो रहा है। वो रिपोर्ट में पहले उन्होंने तय कर लिया कि हमको इराक पे हमला करना है, बाद में आर्ग्यूमेंट ढूंढते रहे कि भाई कौन सी बात पे हम इराक पे हमला करें। तो बोले अरे इराक के पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उस बात पे लंबी बहस चली, और यूनाइटेड नेशंस जिसको अमेरिका ने अपने जेब में रख लिया है, उसके सहारे से उन्होंने इराक पे हमला किया। और वो इराक पे हमले के कारण जो वहां की आर्मी स्ट्रक्चर था, जो फौज का स्ट्रक्चर था, वो डिस्टर्ब हो गया। एक तरफ से वो डिस्टर्ब हो गया, दूसरी तरफ से अल कायदा की आइडियोलॉजी आई, और इन दोनों को मिलाकर आईएस बना। काम है इस्लाम का नाम, इस्लाम के नाम पर जो काम हो रहा है वो वास्तव में इट इज ए डिजाइन ऑफ इंपीरियलिस्ट पावर्स टू कंट्रोल ऑन द ऑयल रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। इससे गंदी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती कि मजहब के नाम पर एक पॉलिटिक्स, मजहब के नाम पे आर्थिक समस्याओं को अमेरिका हल करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बात। अब दूसरा एक और भी है, इसमें जोड़ दूं, इंडिया में, भारत में खास तौर तक समस्या और ज्यादा रही। यानी वो एक हमारा हिंदी में कहा मुहावरा है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मुसलमानों का हाल पहले भी बहुत अच्छा नहीं था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमको केवल रोते रोते अपनी जिंदगी गुजारना है। मैं ये कहना चाहता हूं अगर हम समस्या को असली तरीके से समझेंगे, जिसकी कोशिश मैं यहां देख रहा हूं, तो हम उस समस्या को हल कर सकेंगे, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैंने कहां से शुरुआत की थी? भारत में वैसे ही आपको याद होगा मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, समझौता ब्लास्ट। हर एक ब्लास्ट के बाद मैं बहुत तकलीफ से पढ़ता था, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, 25 नौजवान, मुसलमान नौजवानों को पकड़ा गया आरोपी के रूप में। वो लोग जेल में रहते, करियर बर्बाद होता, बाद में कोर्ट कहता इनके पास तो कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं है, उनको छोड़ दिया जाता। ये कब तक चली प्रक्रिया? जब तक बंबई में 26/11 नहीं हुआ। हेमंत करकरे, इशारों में बात, मैं वही बात समाप्त कर देता हूं। देयर आर प्रिजुडिसेस अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, और ये प्रिजुडिसेस की शुरुआत ये जो इस्लामिक टेररिज्म शब्द से हुई, और उसके पहले भी इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री को मिसयूज करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये मैं वार्निंग इसलिए दे रहा हूं कि हम जितना समस्या को समझेंगे उतने अच्छे से उसका समाधान कर सकेंगे। तो इसकी शुरुआत कहां से हो सकी है? अरे भाई मुसलमान राजा वेरी बैड, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसलिए नहीं कि मैं राजाओं को चाहता हूं, इसलिए कि मैं डेमोक्रेसी को चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता कि डेमोक्रेसी राजाओं के नाम पर खत्म कर दी जाए। राजा, मुसलमान राजा वेरी बैड बोले, अरे भाई एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेके आए, और यहां उन्होंने इस्लाम लोगों पे लाद दिया। लोग जनरली सुन लेते, मुसलमान राजा आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। पर एक आपको वाकया सुना दूं, एक कॉलेज में गया था मैं, तो कुछ अजब ही वाकया निकला। मैं जब स्टूडेंट्स को बोला, देखो भाई लोग कहते हैं मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान लेके आए, तो 5-6 स्टूडेंट खड़े हो गए। बोले सर ये कैसे हो सकता है? बोले अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़ा कैसे चलेगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने स्टडी किया, और ये पता चला मुझे कि भारत में सबसे पहले जो इस्लाम आया वो राजाओं के माध्यम से नहीं आया। मैं तो यहां तक भी कहता हूं इस्लाम राजाओं के माध्यम से नहीं आया, इस्लाम संतों के माध्यम से आया, इस्लाम मोहब्बत के रास्ते से आया। इस्लाम आया क्योंकि यहां की जाति व्यवस्था से लोगों को बाहर निकलता था। जाति व्यवस्था का अत्याचार, लोग उससे मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने संतों को देखा, इस्लाम के मानने वालों को देखा, और वहां से उन्होंने इस्लाम का रास्ता अख्तियार किया। भारत में पहला इस्लाम कहां आया? पहला इस्लाम उत्तर भारत में नहीं आया, दिल्ली में नहीं आया, वो आया केरल में। केरल में चेरामन जुम्मा मॉस्क जो है, मैं अभी अभी गया था, देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये भारत है जहां एक तरफ इस्लाम भी आता है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी भी आती है, और यहां का हिंदू धर्म तो चलता ही रहता है। तो खैर वो एक बदनामी। फिर बदनामी देखो भाई, हमारे हिंदू राजा, मुसलमान राजा वेरी, ये मुसलमान राजा वेरी बैड, जैसे हमारे राजाओं को उन्होंने ये किया वो किया। कल भी, मैं कहना नहीं चाहता, जान दीजिए, छोड़ दीजिए, बादशाह और राजा में फर्क किया जा रहा है
कि भाई बादशाह लोग लड़ाई करते समय गाय को सामने रख देते थे। खतरनाक बात कही दी गई है। दिस इज टोटली फॉल्स, मैलिशियस, स्टूपिड। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। एक ही आपको लड़ाई का किस्सा बता दूं। आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा, अकबर और राणा प्रताप, हल्दी घाटी के मैदान में। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैंने स्टडी किया तो पता चला हल्दी घाटी में जब ये लड़ाई चल रही थी, अकबर की फौज में अकबर नहीं है। तो अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास में है? अकबर की फौज की लीडरशिप जिसके हाथ में है उसका नाम है राजा मान सिंह। एक्सक्यूज मी, अकबर खुद नहीं है और राजा मान सिंह उनका कमांडर इन चीफ, और उनके अंडर में काम करता है वो प्यारा सा राजकुमार, मेरा बहुत बड़ा फेवरेट है, शहजादा सलीम। तो राजा मान सिंह और शहजादा सलीम इधर हैं, और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई मजहब के लिए है कि सत्ता के लिए है? सत्ता के लिए। हमारे दिमाग में सब कचरा जो आ गया वो आया 1857 की लड़ाई के बाद। आपको याद होगा 1857 की लड़ाई, उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, और उन्होंने यहां जो पॉलिसी लगाई वो थी फूट डालो और राज करो। और वहीं से हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए गैर भाव, ये वहां से चालू होता है। ये भारत वो देश है जहां एक तरफ सूफी संत है, एक तरफ भक्ति संत है, एक तरफ ऐसे ऐसे जिसका प्रतिबिंब मैं बताने जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। एक ही किस्सा बता देता हूं आपको। एक किस्सा ये है, वो है हमारी फिल्मों से। आप जानते हो हमारी फिल्में, और उसमें हिंदी फिल्मों में तो बहुत प्यारे प्यारे भजन भी आते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो क्लासिकल भजन होते हैं। अभी हिंदी फिल्मों के 2004 में 100 साल हुए तो एक लिस्ट आई कि भारत के सबसे अच्छे 10 भजन कौन से हैं। तो उस भजन में जो सबसे ऊपर आया वो भजन था मन तरपत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। उसका डिटेल मैंने देखा तो इनके लिखने वाले का नाम है शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम है मोहम्मद रफी, और संगीत जिसने दिया है उसका नाम है नौशाद अली। इससे ज्यादा इंटीग्रेशन किसी समाज का नहीं हो सकता। इसी समाज को तोड़ने के लिए मजहब की राजनीति को लाया जा रहा है। एक तरफ आई गांधी की राजनीति, गांधी की राजनीति जिसने कहा हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी ये सब इंडियन रिलीजन्स हैं। याद रखिए गांधी क्या कह रहे हैं, वो किसी रिलीजन को फॉरेन रिलीजन नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ये इंडियन रिलीजन है। और दूसरी तरफ वो लोग आए जिन्होंने कहा हमको मजहब वाला राष्ट्र चाहिए, या इस्लामिक राष्ट्र चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र का जो पर्दाफाश किया वो किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतरीन मुसलमान थे, जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया, और उसका तर्जुमा अल कुरान एक बहुत अच्छा तर्जुमा माना जाता है। मैं कई बार एक काल्पनिक दृष्टि से इंटरव्यू लेता हूं। मैंने कहा जर्नलिस्ट लोग काफी बर्बादी कर रहे हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूं अच्छा करने का। तो मैं कल्पना में इंटरव्यू लेता रहता हूं एज ए जर्नलिस्ट। मैं पहले कल्पना में इंटरव्यू लेता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मैं इनको कहता हूं मौलाना साहब आप तो मुसलमान हैं, आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते, आप पाकिस्तान की मांग का सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो मौलाना साहब मुझे जवाब देते हैं बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है। ये जो चल रहा है बंटवारे की बात, ये मेरे मजहब के खिलाफ है। गांधी से पूछता हूं आप हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते, तो गांधी कहते हैं मैं एक सनातनी हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर यह मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो राज्य न आपके न मेरे धर्म द्वारा चलेगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी को देखना। धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना। तो ये मेरे दो आइडल्स हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की एक नींव रखी। और उसको तोड़ने के लिए जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने
अलग अलग प्रकार की बातें की। और ये आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुसलमान नौजवान रेडिकलाइज क्यों हो रहा है? एक तरफ देखता है, मैं पढ़ता हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं पढ़ता हूं, मेरे तरफ बचपन से डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग मुझे गलत निगाह से देखते हैं, लोगों को लगता है मुसलमान यानी पाकिस्तान परस्त। अरे पाकिस्तान और भारतीय मुसलमान का क्या लेना देना? जब पाकिस्तान बना था तो लोगों के पास चॉइस थी कि आप चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, पर आपको याद है भारत के उस समय 25% मुसलमान थे, वो उसमें से केवल 13% पाकिस्तान के हिस्से में गए और उतने ही हिस्सों ने कहा ये हमारा मादरे वतन है, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं अपना संघर्ष करेंगे। ये किसी की दया माया के आधार पे यहां नहीं रहते, दे आर इक्वल एंड फुल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। पर एक विचारधारा है जो मजहब के नाम पे चलती है, जो कहती है हमारी परंपराएं, वास्तव में हमारी सबसे बड़ी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। अरे भारत की बात क्या करते हो, पूरी दुनिया की बात करो, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। जब मैं पूरी दुनिया को परिवार मानता हूं तो अपने लोगों को अपना क्यों नहीं मानता? क्यों मैं डेमोनाइज करता हूं? अरे ये मस्जिद तोड़ी, अरे ये उन्होंने धर्मांतरण किया, अरे वो खाने की चीज ऐसी है। अब खाने पीने की चीज आई तो मन में बात आ गई, गांधी जी का मैं बहुत रास्ता लेता हूं, मैं अपना साहित्य आज लाया नहीं, तो गांधी जी को आजादी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी जाकर कहते हैं बापू, सब उनको बापू कहते हैं, बापू मेरे पास सैकड़ों हजारों पोस्ट कार्ड आए हैं जो कह रहे हैं कि गाय के खाने पे बंदिश लाओ। अब गांधी जी एक गौ भक्त, गांधी जी गाय का आदर करते, गांधी जी एक हिंदू, गांधी कहते हैं राजेंद्र बाबू ये कभी नहीं हो सकता, ये जो खाने पीने पे बंदिश, हमारे आर्थिक तरीकों पर बंदिश तभी लाई जा सकती है जब देश के अल्पसंख्यक और समाज के वो टुकड़े, समाज के वो तक जो इसका उपयोग करते हैं, जब तक वो इसकी मांग नहीं करते इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। और आज क्या हो रहा है, उसी के नाम पे कहीं अखलाक को मारा जा रहा है, कहीं दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है। तो ये जो राजनीति का तरीका है वो समझने की जरूरत है। खैर सारांश में सवाल जवाब हम करेंगे। मेरी कुछ सलाह है, सलाह ये है कि देखिए जो भी राजनीति चलती है सबकी शुरुआत हमारी सोच से होती है। What I think is the beginning of my politics। तो इसमें अलग अलग कौम के लोग क्या सोचते हैं, मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में भी, खैर उनको भी जोड़ लीजिए, दलितों के बारे में, ये सब हमारे समाज के जो तबके आज जिन पर निशाना बनाया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, छुपा हुआ या खुलेआम जो निशाना बजाया जा रहा है, लोग धर्म की पहचान को प्राइमेसी देने लग गए हैं। हमारी जो पहचान है, सबसे पहली पहचान इंसानियत की, उसके बाद उसी के साथ पहचान हमारी इंडियननेस की। ये पहचान को पीछे रखकर अरे वो मुसलमान है, वो हिंदू है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारी माता है, ये इस प्रकार की चीजें जो आ रही हैं, ये एक राजनीति के कारण है, जो राजनीति अंग्रेजों के आने के दौरान चालू हुई। ये भी आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्रवाद कोई पुरानी कल्पना नहीं है। हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, दे बिगैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये कॉलोनियल प्रोडक्ट है। एक तरफ इंडियन नेशनलिज्म आया, दूसरी तरफ उसका विरोध करने के लिए हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म आए। ये पुराने तबकों से आए, दकियानूसी तबकों से आए, जो पीछे देखना चाहते हैं। जो इंडियन नेशनलिज्म, ये आगे जाकर समाज को एक अच्छे तरीके पे करना चाहता है। तो खैर ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कभी आराम से फुर्सत से डिस्कस करना चाहिए। मेरे यूट्यूब वीडियोज में भी बहुत कुछ मैंने ये डालने की कोशिश की है, पर आज हम करें क्या? सवाल है, विश्लेषण अच्छा हो रहा है, पर सवाल ये है कि हम इस समाज में अपनी जगह एक इज्जत की, डिग्निटी की, बराबरी की कैसे बनाएं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज मेरे साथ जो होता है, आपके साथ जो होता है, उसका आधा कारण है बाहर के लोग हमारे साथ क्या सोचते हैं, और वहां एक सही समझ कि मुस्लिम राजा ऐसे थे, इस्लाम क्यों आया, जो पॉलीगैमी क्या है, इस्लाम के मूल्य क्या है, इस्लाम कैसे जेंडर जस्टिस देता है। याद रखिए, यहां मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, सॉरी फॉर दैट। मेरे एक दोस्त थे, मरहूम दोस्त, मैं उनका बहुत इज्जत करता था, असगर अली इंजीनियर। थोड़ा बहुत मैंने सीखने की कोशिश की, उन्होंने मुझे बताया इस्लाम वॉज द फर्स्ट रिलीजन टू गिव इक्वालिटी टू विमेन। ये बात मैंने अपने यहां लिख के रख ली। वो आज हमारे समाज में कहाँ हैं, वो एक देखने की जरूरत है। खैर बहुत सारी चीजें इंसानियत की मैं उनसे सीखा, कुछ कुछ इधर उधर पढ़ के सीखा।
तो सवाल यह दोस्तों, ये सही बातें लोगों तक ले जाना जरूरी है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं, जो यूथ क्लब्स में स्टूडेंट हैं, अगर बाकी लोग सोचते रहे अरे भाई ये मुसलमान है, मुसलमान तो ऐसे होते हैं, ये इस्लामिक आतंकवाद पे आते हैं, तो उसके कारण हमारा समाज अच्छा कैसे चल सकता है। दो मुसलमान जाते हैं, कभी एक फिल्म भी देखिएगा, सलीम लंगड़े पे मत रो, उसमें एक मुसलमान नौजवान की साइकोलॉजी 20 साल पहले की बताते हैं। अब तो हालात पहले से खराब हैं, पर उसको सुधारने के लिए अगर हालात खराब हैं तो हमारी कोशिशें पहले से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। हालात खराब है का मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेस होकर बैठ जाएं। हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। चुनौती क्या है? नंबर 1, लोगों के जहन में जो ये बस चुका है ग्लोबल मीडिया के कारण, लोकल मीडिया के कारण, लोकल पॉलिटिक्स के कारण, उसको दूर करने के लिए एक मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम चलना चाहिए। कम्युनिटीज के अंदर पीस सेंटर, पीस एक्टिविस्ट की ट्रेनिंग देना चाहिए, और वो ट्रेनिंग जो हो उसका आधार क्या होना चाहिए। ये ट्रेनिंग हमारे जो नौजवानों के लिए, यूथ सेंटर के लिए, मेरे लिए 3 फाउंडेशंस हैं पीस एक्टिविस्ट के सिलेबस के लिए। नंबर 1, सभी धर्मों के मॉरलिटी का आदर करना, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2, आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबेडकर, नेहरू, इनके कारण जो भारतीय संविधान बना, उनके वैल्यूज के आधार पे हमारी बातचीत चलना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं होती, बात भविष्य की भी है। आगे हम किधर देखें? आगे हमने देखना चाहिए यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। शायद कई लोग भूल गए होंगे, यूनाइटेड नेशंस नाम की कोई चीज थी जिसने दुनिया की इंसानियत को साथ मिलाकर नए नए सिद्धांत बनाए, इंसानियत की बातें की। तो तीसरा होना चाहिए उस इंसानियत की तरफ जाने के लिए हम क्या करें। 1, इसमें सही इतिहास क्या है। रोमिला थॉपर, बिपिन चंद्र, हरबंस मुखिया, RS शर्मा, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की है। हम में से कुछ छोटे छोटे लोगों ने उनको समरी बना के रखने की कोशिश की है। ये चीजें हमारे लोगों तक जाने की जरूरत है। हम कुछ एक्टिविस्ट को ट्रेन करें, जो एक्टिविस्ट नौजवान अपने काम के साथ साथ समाज में इन चीजों का प्रचार करें, किताबों का, अच्छे YouTube लिंक्स का, अच्छी चीजों का, अच्छी बातें बताएं। अच्छी फिल्में बहुत अच्छा एकता का माध्यम हो सकती है, कुछ फिल्म क्लब बनाएं, तो बहुआयामी मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम्स कैन बी देयर एज वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक एजुकेशन, स्कूल्स। उसी के साथ मैं चाहूंगा कि एक पैरेलल एजुकेशन भी चले, जो लोगों की जहनियत, लोगों की सोच को बदलने में कामयाब हो, और वहीं शुरुआत होती है हमारी इस बात की। नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक लेवल पे मैंने एक फिल्म देखी थी, पड़ोसी नाम की फिल्म, वी शांताराम की, देखिएगा, 1940 में बनी थी। हिंदू मुसलमान पड़ोस में रहते हैं, कैसे मोहब्बत से रहते हैं, वो तरीका हमको वापस लाने की जरूरत है। एक मैं फिल्म की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगा। आई कैन कम्युनिकेट यू थ्रू ईमेल्स एंड ऑल दैट। और नंबर 3, एक पॉलिटिकल लेवल पे एक सलाह है। पॉलिटिकल लेवल पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी धर्म के नाम की राजनीति हो, एनी पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन needs to be rejected। और राजनीति में हमारा केवल एक ही रास्ता हो सकता है, और वो रास्ता है मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। थैंक यू वेरी मच।